एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। अब बीजेपी में कई बड़े नेता ऐसे हैं जो कि बड़े नहीं रहे, छोटे से नेता हो गए, और ये छोटे से नेताओं के बड़े बड़े आंसू अब आ रहे हैं। और ये बड़े बड़े आंसू होने की वजह है वो बड़े नेता बीजेपी के जिन्होंने इन्हें रोने पर मजबूर कर दिया, लेकिन खुद मुस्कुरा रहे हैं। भाई ऐसा कहीं होता है भला कि कभी कोई आपके ही संगी साथी रहे, आज उन्हीं के ही सर पर पांव रखकर आप मजे ले रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो सकता है। बीजेपी में अब एक ऐसा माहौल बन गया है जब से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आए हैं। अब हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा मौका लग सकता है। अब उसने अपने ऊपर की लेयर को कुछ भी नहीं समझना है, ऐसे तय कर लिया लगता है। अब वो सिर्फ खुद पर काम कर रहा है, मेरे आजू बाजू कौन है कोई मतलब नहीं है। इस तरह से मोदी जी की रणनीति काम कर रही है। रणनीति इस तरह से धुआंधार काम कर रही है कि अब यहाँ पर सीनियर जूनियर कुछ बचा ही नहीं, पूरे दायरे तोड़ दिए हैं। कहते हैं कि मोहब्बत में आदमी कुछ भी कर सकता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन ये जो वॉर है, राजनीतिक वॉर, इसमें मोदी जी ने इस बात को साबित कर दिया कि कुछ भी फेयर है यहाँ पर। लेकिन ये फेयरनेस जो है वो बहुत लोगों को बिल्कुल रास नहीं आ रही। वसुंधरा राजे, जिनके पास एक चिट्ठी निकलती है और उसका जब वो नाम देखती हैं तो उनके चेहरे के हाव भाव उड़ जाते हैं। साथ में बैठे हुए राजनाथ सिंह की तरफ वो देखती हैं, पूछती हैं, और राजनाथ सिंह मुस्कुरा कर उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे कि बहुत छोटी सी बात है। ये छोटी सी बात थी, ये राजस्थान के भविष्य को लेकर वहाँ के जन समर्थन की बात थी। एक मैंडेट जो जनता द्वारा दिया गया था उसकी बात थी। उस मैंडेट को साइड में चुपचाप से राजनीति के करते हुए आगे बढ़ा दिया गया। वसुंधरा राजे के आंखों के आंसू नहीं रुके, वो वायरल हो गए। आंखों में जो पानी लबालब भरा हुआ था उसको लोगों ने जूम कर करके दिखाया। ये जो जूम किया गया, ये सिर्फ वसुंधरा राजे के लिए सिंपैथी नहीं है लोगों की, बल्कि ये नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक ऐसे सेगमेंट को बड़ा करने की बात है जो कि 24 में उनके लिए भारी पड़ सकता है। ये ऐसी बात है, यहां पर स्थिति बिगड़ चुकी है। ना सिर्फ इनकी बात, एक और वीडियो देख लीजिए। ये है शिवराज सिंह चौहान का वीडियो। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ रहा। आपको नहीं छोड़ने का वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है कि आपने इतनी मेहनत की और आपने हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। शिवराज सिंह चौहान रो पड़े, और वो ऐसे रोए कि उसके बाद मामा के आंसू मध्य प्रदेश में जैसे बहने से लग गए, तमाम लोगों तक जाने लगे। आपको याद होगा वो वक्त जब शिवराज सिंह चौहान पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने कहा था कि मैं 29 सीटें जो हैं वो मोदी जी को दिलाऊंगा, यानी लोकसभा की 29 सीटें मध्य प्रदेश से। वहीं पर अगर वसुंधरा राजे की भी बात करें, नहीं बात करते सारी सीटों की, लेकिन वसुंधरा राजे 10 सीटें ऐसी हैं राजस्थान में जिन पर सीधे सीधे इन्फ्लुएंस कर सकती है लोकसभा सीट में। वहीं पर कांग्रेस का इन्फ्लुएंस भी आप हल्का मत समझिएगा। सरकार भले ही ना बनी, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट बहुत अच्छा है, लेकिन वोट जो मिली है उसका फासला भी कम है बीजेपी और कांग्रेस में। तो और कुछ ना सही, कम से कम एक बड़ी वोट कटुआ का काम तो कर सकती है, जिसके चलते ये रसगुल्ला बीजेपी को भी ना मिल सके। यहां पर वसुंधरा राजे अब पूरी तरह से अपने मन से साफ हो चुकी हैं। कुछ दिन उनको लगेंगे अपने इस धोखे से बाहर आने में, लेकिन जब वो बाहर आएंगी तो उनका वार खाली नहीं जाएगा इस बार, ये तय मान कर चलिए। लेकिन
यहाँ पर मोदी जी की दाद देनी होगी। जिस तरह से वो रणनीति खेलते हैं, लोगों में कैसी उम्मीद पैदा कर देते हैं, जिससे लोगों को ये लगता है कि अब इस बीजेपी में हमारे भी ख्वाब पूरे हो सकते हैं। और ये जहां एक वसुंधरा राजे को उन्होंने एक तरफ किया, वहीं करोड़ों अपने कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ लिया। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? आगे देखना ही है कि इस पूरी रणनीति में कौन किस पर कितना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये रणनीतियां इस तरह से नहीं बनाई जाती हैं। अगर वसुंधरा राजे यहाँ पर 10 सीटों पर मात देती हैं और शिवराज सिंह चौहान वहाँ 10 सीटों पर मात देते हैं, तो इन दो राज्यों से लोकसभा सीट में 20 सीटें तो यहीं पर खो देंगे मोदी जी, और 20 सीटें यहाँ खोते हैं। फिर येदियुरप्पा कर्नाटक में वो अपने वार का तैयार बैठे हैं कि कब मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं इनको ये बताऊंगा कैसे इन्होंने मुझे राजनीति से खाली हाथ कर दिया था। फिर वहां से इनको सीटों का घाटा मिलने वाला है। इस तरह से कई जगह उन्होंने तैयारी कर ली है। अब यहीं पर उत्तर प्रदेश की भी बारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत जोर से अटकलें चल रही हैं कि मोदी जी को जल्दी दिल्ली बुलाया जा सकता है। अब यहाँ पर तमाम बड़े जो नेता हैं वो बड़े लो प्रोफाइल हो करके जिंदगी जीने लगे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अपने घर में हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बस इतना सा काम कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना लो प्रोफाइल रहे, पता नहीं मोदी जी के दिल को कब भा जाए। इसके चक्कर में वो सब ये काम कर रहे हैं। वहीं पर योगी आदित्यनाथ जिस तरह से पंचायत चुनाव में बहुत कोई करिश्मा नहीं कर पाए थे, वो सब चीज़ें आज उनके डीमेरिट में आकर शामिल हो रही हैं। यहाँ पर योगी जी का पत्ता कभी भी उत्तर प्रदेश से कट के दिल्ली पहुंच सकता है। अगर दिल्ली वो आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा 24 से पहले? अगर ये सवाल उठता है तो इससे बड़ा एक और सवाल खड़ा हो गया है कि योगी आदित्यनाथ पर क्या मोदी जी को भरोसा नहीं कि 24 में सीटें ना निकलवाएं? क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव को मत भूलिएगा, 2022 में जब हुआ था उस वक्त में बहुत मुश्किलें आई थी। योगी आदित्यनाथ को आखिरी वक्त में जा करके दिल्ली ने एहसास दिलाया था कि हम नहीं तो तुम नहीं। हिंदुत्व के नाम पर कुछ चीज़ें उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की। दो तरह के खेमे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। एक खेमा ये कहता है कि योगी आदित्यनाथ का ही करिश्मा है कि वो वापस आए। दूसरा खेमा ये कहता है दिल्ली की वजह से उत्तर प्रदेश उनको मिला है। अब यहाँ पर इस पूरे असमंजस में अंदर की जो कहानी है वो योगी जी का दिल जानता है। योगी जी खुद जानते हैं कि किस तरह से उन्हें वो सीट इस बार दोबारा मिली है। लेकिन खैर, एक सीट के बाद दूसरी सीट की भी तैयारी उनके लिए है दिल्ली में। लेकिन बड़ा सवाल ये है फिर से कि उत्तर प्रदेश में जिसको लाया जाएगा वो व्यक्ति होगा जो कि सिर्फ एक रबर स्टैंप सिग्नेचर के लिए रहेगा, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुआ। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति मोदी जी के राज्य में राज नहीं कर सकता जो कि अपने दम पर जरा भी 2 कदम चल सकता हो। ऐसे में मोदी जी सबको थोड़ा सा पैदल करके रखना चाहते हैं। करें भी क्यों नहीं, क्योंकि मोदी जी की अपनी रणनीति उन्हें जिता रही है। अमित शाह जी उनके चाणक्य बने हैं। अमित शाह जी और मोदी जी मिल करके एक ऐसी रणनीति बनाते हैं जिससे कि दोनों के दोनों मिलकर एक ऐसा मैदान तैयार करें और वहाँ पर उनके ही मुताबिक चुनाव की एक एक्टिविटीज़ होती हैं। यानी कि चुनाव में ईवीएम से लेकर बूथ तक क्या क्या हो रहा है, हर व्यक्ति उनका विश्वास का वहाँ होना चाहिए। अगर कोई और आ जाता तो शायद बात पूरी खुल जाती। ऐसे में कोई बुराई भी नहीं कि योगी जी को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ जाए और एक मंत्रालय उन्हें दिल्ली में मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें मोदी जी का बड़ा सपना अधूरा कैसे रह सकता है? मोदी जी के सपने को पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी है मोदी जी के लिए, क्योंकि अब वो जब बनेंगे प्रधानमंत्री उनके मुताबिक तो वो फिर उसके 2 साल बाद 75 साल के हो जाएंगे। हालांकि ये तमाम तरह के जिस तरह से उसूल तोड़े गए हैं बीजेपी में, कोई दूर नहीं वो दिन जब मोदी जी अपने ही बनाए हुए इस उसूल को बड़ी मोहब्बत से तोड़ दें और कोई चू तक भी ना कर पाए। इसमें कोई दो राय नहीं। आप जल्दी से मान लीजिए कि अब उसूल कुछ नहीं होते हैं। अगर कोई उसूल है तो वो सिर्फ मोदी जी का उसूल है और मोदी जी ही उसे तोड़ सकते हैं और कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसे में वसुंधरा राजे के आंसू और शिवराज सिंह चौहान के आंसू कहाँ किसको बहा ले जाएंगे लोकसभा चुनाव में, इससे भी नकारा नहीं जा सकता। और कौन सी ऐसी बात है जो इन्हें चुप करके बैठा सकती है कि इनके आंसू का भी करिश्मा ना हो? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये राजनीति है भाई। यहाँ पर साम दाम दंड भेद कुछ भी कभी भी हो सकता है। जो सोच रहा है कि मैं आज बगावत करूंगा, कल उसका मुंह कैसे चुप हो जाता है उसे खुद नहीं पता चलता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि एवरीथिंग इज़ फेयर
in love and war. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।